ओके, तो हम बात कर रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप kept in a magnetic field। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक करंट कैरिंग लूप को रखा है तो उस पे कितनी टॉर्क लगेगी। तो सबसे पहले तो यार टॉर्क समझ लेते हैं, टॉर्क कब लगती है। मान लो तुम्हारे पास कोई डब्बा है, इस तरह से रेक्टेंगुलर डब्बा है। इस पे अगर मैंने फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी यहां से 10 न्यूटन, और इधर भी मैंने फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस पे कितनी लग रही है? 0, क्योंकि इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो नेट फोर्स इज 0। और नेट टॉर्क भी इस पे 0 लग रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसल आउट कर देंगी, तो ये घूमेगा मिनी ऑब्जेक्ट। ये घूमेगा, पता क्यों नहीं है? इसको चेक करने का तरीका क्या है? ये जो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन, और जो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो मतलब कि कोई भी टॉर्क वहां पे नहीं लगता। अब तुम सोच के देखो, अगर ये 10 न्यूटन फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही होती, मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स लग रही है तुम्हारी यहां पे, और 10 न्यूटन फोर्स लग रही है तुम्हारी यहां पे, अब भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में 10 लेफ्ट डायरेक्शन में भी 10, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि तुम्हें देख रहे हो इस केस में ये इसको इस तरीके से घुमाएगा, ये इसको इस तरीके से घुमाएगा, मतलब कि फोर्स तो 0 है लेकिन टॉर्क लग रहा है एक। टॉर्क क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम देखो इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये इस लाइन में फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है इस लाइन में। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम होता तो उस केस में टॉर्क भी तुम्हारा 0 हो जाता, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो इस केस में टॉर्क तुम्हारा 0 नहीं होगा। ठीक है, ये कहानी है टॉर्क की, कि मतलब हमें पता चल गया टॉर्क कहां पे लगता है और टॉर्क कहां पे नहीं लगता। राइट? सबसे पहले तो फोर्स होनी जरूरी है, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए। मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, यहां से फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, अब भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए line of action should be different. This line of action should be different, and only then the torque will be produced. Correct? चलो जी, अब हम अपना एक बार कल वाला टॉपिक देखते हैं। कल हमने क्या किया था? इसका पहला केस हमने किया था जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल वाज 0 डिग्रीज और 180 डिग्री, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये मान लो करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। लेट्स से करंट की वैल्यू है आई। अब ना लेंथ और ब्रेड्थ को मैं एल और बी नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा विच इज इनटू द पेपर, उसको भी हम कैपिटल बी लिख रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, लेंथ को क्या लिखें? एक्स वाई लिख लें, एक्स वाई चल जाएगा, या कुछ और लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी लेंथ और वाई इज योर विड्थ or the breadth. Okay. So this will be x and this will be y. तो एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई एम्पेयर। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तुम सोच के देखो, ऊपर से तुम्हें क्या दिख रहा है? ऊपर से तुम्हें दिख रहा है दैट दिस इज अ क्लॉकवाइज करंट गोइंग। तो जहां से तुम्हें क्लॉकवाइज दिखता है वहां पे क्या होता है? साउथ पोल। तो साउथ पोल कहां है? जहां पे तुम बैठे हो। नॉर्थ पोल कहां है? इनटू द पेपर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेपर। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेपर।
और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर तुमने ऐसा ही ले लिया इनटू द पेपर या फिर आउट ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड को भी तुम इनटू द पेपर ले लो हर जगह पे, इनटू द पेपर, तो एंगल कितना बन गया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में 0 डिग्री। दैट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी हम वो बातें कर रहे हैं जो हमने कल की थी। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ वायर्स रखी हुई हैं, इन वायर्स पे क्या करंट लगता है याद है? अगर किसी वायर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फोर्स ऑन दैट वायर विल बी इक्वल टू करंट इनटू लेंथ क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। सो हम चेक कर लेते हैं नीचे वाली वायर पे क्या फोर्स लगेगी। नीचे वाली वायर को मैं बोल रहा हूं फोर्स एट द बॉटम मोस्ट वायर, करंट फ्लोइंग इज आई, लेंथ इसकी कितनी है y, और मैग्नेटिक फील्ड इज b। एंगल बिटवीन दिस लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इज लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, एंगल इज 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 इज 1, तो ये आ गया आई वी बाई आई वाई बी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो योर थंब गोज इनटू द पेपर, मिडिल फिंगर गोज लेफ्ट, so my thumb is pointing down, that means इस पे फोर्स लगेगी नीचे, और ये कितनी फोर्स लग रही है? आई वाई बी। सिमिलरली अगर हम इस पे चेक करें ऊपर वाली वायर पे, इस पे भी जो फोर्स लगेगी दैट विल बी आई वाई बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस मींस नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज 0। नेट फोर्स तो 0 आ गई यहां पे, लेकिन क्या कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा? तो यहां पे अगर तुम देखो कोई टॉर्क भी नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये फोर्स यहां पे लग रही है बिल्कुल बीचों बीच, ये भी फोर्स यहां पे लग रही है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी बिल्कुल सेम है, मतलब कि टॉर्क इन द वाई डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट और राइट चेक करें तो राइट साइड पे फोर्स लगेगी आई इंटू एक्स इंटू बी, या आई इंटू यहां पे लेंथ कितनी हो जाएगी x इंटू बी, और यहां पे जो फोर्स लगेगी दिस विल आल्सो बी आई इंटू एक्स इंटू बी, एंड बोथ दीज फोर्सेस विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। तो मतलब कि फोर्स एक्टिंग इन द x डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0, और क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है तो टॉर्क इन द x डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? ये कल किया था हमने, ठीक है? मेरे को एक बार थम्स अप दे दो, ये वाली चीज समझ में आ गई पूरी? ओके। सो अब हम करेंगे अपना अगला केस, एक ही केस करना है, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हम थीटा करने वाले हैं। एंगल थीटा कैसे करेंगे? हम ये पूरी की पूरी जो शीट है जिसको हमने ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, इस पूरी वर्टिकल शीट को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा देंगे। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ना, सोचो तुम पुश कर रहे हो, ये जो पॉइंट है ना जिसको मैंने अभी मार्क कर रहा हूं, इसको मान के देखो तो मैं इसको पुश कर रहा हूं इस तरीके से, राइट? और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको तुम सोच के देखो, इसको मैंने थोड़ा सा पुल कर लिया अपनी तरफ। तो अगर मैंने राइट वाले पॉइंट को पुश कर दिया, लेफ्ट वाले पॉइंट को पुल कर लिया, तो ये पेज थोड़ा सा अंदर मुड़ जाएगा ना। सो दिस पेज, इफ दिस पेज इज राइट नाउ लाइक दिस, तो ये पेज थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, है ना? तो हम बेसिकली इसको थीटा डिग्री अंदर की तरफ घुमाने वाले हैं इस पेज को, और थीटा डिग्री अगर हमने इसको अंदर की तरफ घुमा दिया, फिर हम उस पर कैलकुलेट करेंगे कितना टॉर्क लगेगा, राइट? तो हम एक काम करते हैं, जगह बना लेते हैं। ओह, जूम में एक फीचर होता है नेक्स्ट पेज स्टार्ट करने का, या ओके। सो दिस इज केस नंबर बी। अब बी केस में क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and magnetic dipole moment will be equal to theta degree। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अच्छा ओरिजिनल अपना करंट कैरिंग लूप इस तरीके से था, दिस वाज द ओरिजिनल लूप। अब यहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा अपनी इमेजिनेशन पावर को हाई रखना पड़ेगा, ठीक है? ये ओरिजिनल लूप था, हमने इसको थोड़ा सा ना ऐसे घुमा दिया,
आई होप मैं कन्वे कर पा रहा हूं तुमको। तुम ये देखो, ये वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं हिला, ये वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं हिला, ये बिल्कुल बीच में है। उतना अच्छा से मैं बना नहीं पाया इस डायग्राम को। आई थिंक आई शुड रीड्रॉ दिस। यू नो व्हाट, मैं रीड्रॉ उसको क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। ये वाला पॉइंट अभी भी सेंटर में ही आना चाहिए। सो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। Yeah. ओके, हमने पेज को घुमा दिया अंदर। कितना डिग्री घुमा दिया अंदर? थीटा डिग्री। मतलब कि ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा डिग्री हमने पेज को अंदर की तरफ घुमा दिया, लेकिन तुम एक चीज चेक करो, ये वाला पॉइंट नहीं हिला, है ना? तुम घुमा के देख लो यार, अगर तुम्हारे पास कोई पेज वेज है। ये मेरे पास एक ये है, ठीक है। इसको अगर मैं घुमाऊंगा, तो घुमाने के लिए कौन से दो पॉइंट से पकड़ूं? ये वाले दो पॉइंट पकड़ूंगा ना, ये दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट पकड़ के अगर मैं इसको घुमा दूं कितना भी, तो ये जो दोनों पॉइंट मैंने पकड़ रखे हैं, ये तो नहीं हिल रहे। कितना भी घुमाता रहूं, ठीक है, मैंने पूरा घुमा दिया 360 डिग्री। ये जो दोनों पॉइंट मैंने पकड़े थे, ये तो बिल्कुल नहीं हिले ना, राइट? सेम चीज हो रही है। हमने क्या किया, अपने करंट कैरिंग लूप को अंदर की तरफ घुमा दिया, सब कुछ हिल गया, ये दो पॉइंट नहीं हिले। सोच के देखो, इमेजिन कर लेना अपने आप, ठीक है। हमने इसको थीटा डिग्री अंदर घुमा दिया, राइट? मैग्नेटिक करंट इसमें अभी भी वैसे ही जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट इज आई 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 और आई। करंट आई 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 अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? जब ये बिल्कुल सीधा था, जब ये बिल्कुल सीधा था, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी? बिल्कुल इनटू द पेपर, सीधा। अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यहां से इस तरीके से कर दिया। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर, अंदर। हमने अगर इसको थीटा डिग्री ऐसे टिल्ट कर दिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी थीटा डिग्री इधर टिल्ट हो जाएगा ना। पहले सीधा अंदर जा रहा था ऐसे, सीधा अंदर इनटू द पेपर। अब इनटू द पेपर नहीं जाएगा, अब थोड़ा सा इस एंगल पे जाएगा, थीटा एंगल पे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सीधा ही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सीधा है। जहां पे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, लेकिन यहां पे अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने थीटा डिग्री चेंज कर दिया। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल बन गया थीटा डिग्री। या तो मैंने समझा दिया तुमको, या फिर बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। क्या हुआ दोनों में से? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया तो। रिपीट। ओके। चलो जी, कल वाली डायग्राम भी बनाते हैं साथ में। ओके, ये था मेरा करंट कैरिंग लूप। Current is flowing in the clockwise direction. So if the current is flowing in the clockwise direction, that means तुम्हारी तरफ है south pole, अंदर है north pole. So magnetic dipole moment is in which direction? Into the paper. All good? Give me a thumbs up, please. All good? है ना? Magnetic dipole moment is into the paper. Magnetic field is also into the paper. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये था पिछले वाला केस। अब अगर तुमने इस पूरे के पूरे पेज को, ओके, ये था, आई डोंट हैव अ स्मॉल पेपर, ठीक है, ये था पहले करंट कैरिंग लूप मेरा इस तरीके से। सो इफ दिस इज माय करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था इनटू द पेपर, मतलब कि इसके आर पार ऐसे निकल रहा था, ठीक है, ऐसे सीधा अंदर। मैग्नेटिक फील्ड भी सीधा अंदर। अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया थीटा डिग्री, ये था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैं बुक को थीटा डिग्री टिल्ट करूंगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का तुम एंगल देखना, शुम,
ये भी थीटा डिग्री टिल्ट हो गया ना अब ये उस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, पहले ये सीधा सीधा जा रहा था तुम्हारी तरफ लाइक दिस, या अब ये जाएगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि तुमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब क्योंकि तुमने पेज को थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा कर दिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी अंदर की तरफ जाएगा अभी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा है। सो एंगल बिटवीन देम बिकम्स थीटा डिग्रीज। ओके, एक काम करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाता हूं इसका, कैसा दिखेगा ये। सबसे पहले तो कल वाला केस जब तुम्हारा पेपर बिल्कुल सीधा सीधा पड़ा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको अगर तुम ऊपर से देखते तो तुम्हें ऊपर से तो बेसिकली करंट कैरिंग लूप सिर्फ ऐसी दिखाई देता ना, एक लाइन दिखाई देती सिर्फ एक। अगर तुम ऊपर से देखोगे सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, है ना। ऐसे अगर मैं देख रहा हूं पेज को, ये मेरा ये था मेरा करंट कैरिंग लूप, अगर इसको मैं ऊपर जाके देख रहा हूं मेरे को सिर्फ ये वाली लाइन दिखाई देगी। अब जब मैंने इसको घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया थोड़ा सा इस पेज को, तो अब ये तुम्हें इस तरह से दिखाई देगी ना पेपर। पेपर अब तुम्हें इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, वेयर दिस एंगल इज थीटा डिग्री। पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाज डायरेक्टली ऊपर, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। कितना डिग्री चेंज हो गया, ये थीटा डिग्री घूम गया है। अब बताओ एक बार, समझ आया? यस ओके, यस सर। सो बेसिकली एंगल बिटवीन हम, अच्छा मेरे को लग रहा है कि टॉप व्यू से अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम ना टॉप व्यू को लेके चलते हैं। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है थीटा, और यही है हमारा केस नंबर 2। इसी को हम करेंगे अभी स्टडी। बेसिकली अब तक तो हमने ये समझा है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमें ये वाला केस पढ़ना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल इज थीटा डिग्रीज, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कौन सी फोर्स लगेगी। एक बार इसी डायग्राम पे वापस आते हैं। ये है तुम्हारा, ये छोटी वाली साइड थी, ठीक है, y, दिस इज x। सेम ही है, ठीक है, सेम ही करंट कैरिंग लूप है, उसी सेम लूप को हमने घुमाया थोड़ा सा। अब एक बार दोबारा से चेक करते हैं इस पे फोर्स कितनी लगेगी। चलो, इस पे फोर्स जितनी भी लगेगी और इस पे फोर्स जितनी भी लगेगी, इस पे फोर्स कहां लगेगी, इस पॉइंट से ऊपर ऐसे, है ना। यस, इस पॉइंट से लगेगी ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट से लगेगी नीचे की तरफ। एंड इफ यू लुक एट इट, दे आर एक्टिंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। यहां पे जो भी फोर्स लगेगी I इंटू वाई इंटू बी, यहां पे भी लगेगी I इंटू वाई इंटू बी, और ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही हैं। ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि ये वाला पॉइंट हिला नहीं है ना। क्योंकि ये वाली फोर्स कहां पे लग रही थी, ये फोर्स लग रही थी इस पॉइंट पे। तो अगर ये फोर्स एक्ट कर रही है यहां पे, ये फोर्स एक्ट कर रही है यहां पे, तो ये पॉइंट तो हिला ही नहीं। तो मतलब जो इस छोटी वायर के ऊपर फोर्स लग रही थी वो तो सेम पॉइंट पे लग रही है जो पहले लग रही थी। तो मतलब इसकी वजह से एक बार दोबारा से तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स विल बी इक्वल टू 0 एंड टॉर्क विल आल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ टॉर्क वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम सोच के देखो। अब तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ये वाली जो तुम्हारी साइड है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ठीक है, मैं रंग बदल के इसको मार्क करता हूं, लेट मी चूज दिस कलर। ये वाली जो तुम्हारी साइड है, अब ये चली गई पेज के अंदर, और इस पे फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। कितनी फोर्स लगेगी? करंट इंटू एक्स इंटू बी। और ये वाली जो साइड है इस पे भी फोर्स लगेगी लेफ्ट की तरफ, करंट इंटू एक्स इंटू बी। मतलब कि नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज 0, लेकिन यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड है ये पेज के अंदर जा चुकी है,
ये वाली जो साइड है ये पेज के बाहर है, और अब हम इनको अगर खींचेंगे तो ये पेपर वापस अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। तुम सोच के देखो, ठीक है। ये थी हमारी डायरी। पहले हम इसको सीधा सीधा यहां से खींच रहे थे, तो कोई भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हुआ, ये बिल्कुल घूमी नहीं, है ना। एक तो हम यहां से खींच रहे थे ऊपर नीचे, तो ये घूमी नहीं। फिर हमने यहां से खींचना स्टार्ट कर दिया, तब भी नहीं ये घूमी। अब हमने क्या किया, इसको पहले ऐसे कर दिया। अब मैं इसको अगर खींचू इन तरफ से, दोनों तरीके से, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। सोच के देखो, ठीक है। पहले ऐसे था, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई घूम इसमें रोटेशन नहीं आई, टॉर्क 0 लग रहा था। और अगर यही फोर्स में लगाऊं इसको घुमाने के बाद, घुमा दिया, फिर अगर मैं साइडों से ऐसे खींचूं, दिस विल कम बैक। समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो ना इस चीज को। सो बेसिकली इस केस में हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा एक, ठीक है। हम वापस एक काम करते हैं, अपने ना टॉप व्यू पे चलते हैं, मुझे लगता है टॉप व्यू से ज्यादा समझ में आएगा। तो ये इस बार हमारा करंट कैरिंग लूप इस तरीके से है। हम्म? जो फोर्स लग रही है इस छोटी वाली लेंथ पे, वो तो एक फोर्स लगेगी यहां पे ऐसे, दूसरी फोर्स लगेगी ऐसे, सेम लाइन ऑफ एक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। हम्म? लेकिन जो लेंथ वाली साइड पे फोर्स लग रही है उसके बारे में सोच के देखो यार। लेंथ वाली साइड पे जो फोर्स है वो लग रही है यहां पे ऐसे, और ये लग रही है यहां पे ऐसे। इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये देखो, ये फोर्स कहां पे लग रही है, ये वाली फोर्स कहां पे लग रही है, मतलब यहां पे प्रोड्यूस होगा रोटेशन, है ना। यहां पे हमारे पास प्रोड्यूस होगा रोटेशन। और रोटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टॉर्क कितना लगता होता है। किसी भी चीज में टॉर्क सबसे पहले कितना लगता है। अगर तुम किसी डब्बे को घुमा रहे हो तो टॉर्क की वैल्यू तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, याद है। मान लो ये तुम डंडे को घुमा रहे हो, यही डंडा है, इसका ये एक्सिस पॉइंट है। इसको तुम अगर यहां से घुमाने लग जाओ एफ, तो इससे टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर ये तुम्हारी फोर्स है तो वो इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं, ठीक है, रोटेशन वाले चैप्टर में, पिछली क्लास में। तो इस केस में यहां पे जो फोर्स लग रही थी ऑन द राइट हैंड साइड, दिस फोर्स वाज आई इंटू एक्स इंटू बी। और ये वाली जो फोर्स लग रही थी, दिस फोर्स वाज आई इंटू एक्स इंटू बी, सेम, डायरेक्शन अलग है, ठीक है जी। नाउ अब हमको अगली चीज कैलकुलेट करनी है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपनी ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये लेंथ कितनी है, कोई बता सकता है। दिस लेंथ इज बेसिकली, ये वाली लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है, y। इसका हाफ कितना हो जाएगा, y/2, है ना। इस ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है ये है y/2, और इस ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय y/2। तो तुम्हारी परपेंडिकुलर लेंथ जो आ जाएगी दैट विल बी y/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। ये परपेंडिकुलर लेंथ विल बी इक्वल टू y/2 साइन ऑफ थीटा। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ में आया तो। वेरी गुड रिद्धिमा। Okay, perfect. Very good. So if this is y/2 sine of theta, then this should also be equal to y/2 sine of theta, है ना। ये भी y/2 sine of theta बन जाएगा, क्योंकि ये लेंथ कितनी है y/2, ये एंगल कितना, थीटा।
तो मतलब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चल गया, y/2 साइन ऑफ थीटा। अब तुम्हारा क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान पड़ गया। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, y/2 साइन थीटा, और फोर्स की वैल्यू भी पता है, आई एक्स बी। तो टॉर्क कितना लगेगा दोनों फोर्सेस की वजह से? टॉर्क ड्यू टू ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मींस आई into x into b is the force into y by 2 sin of theta। ठीक है, ये लगेगा टॉर्क ऊपर वाली फोर्स की वजह से, नीचे वाली फोर्स की वजह से भी सेम ही टॉर्क लगेगा, है ना। और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है फोर्स, ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। दोनों फोर्सेस सेम ही लग रही हैं, तो टॉर्क इसकी वजह से लग रहा है आई एक्स बी y/2 साइन थीटा, इसकी वजह से भी आई एक्स बी y/2 साइन थीटा। तो टोटल टॉर्क जो यहां पे लगेगा, दिस इज टॉर्क ड्यू टू 1, दोनों की वजह से टॉर्क सेम ही लगेगा, तो जो टोटल टॉर्क लगेगा दैट विल बी 2 टाइम्स दिस, आई एक्स बी इंटू वाई साइन थीटा। 2 काट दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, ठीक है। ओके, एक बार थम्स अप दे दो यार। ओके, वेरी गुड। अब तुम इसमें सोच के देखो क्या क्या चीजें हम बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ये है x, ये है y। x into y is what? x into y is the area of the current carrying loop. So ये बन जाएगा I into area of the current carrying loop into b into sin theta। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें भी हम बदल सकते हैं। करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप क्या था यार? ये तो यही तो था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। तो ये बन गया m b साइन थीटा, और एम बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दिस इज एम क्रॉस बी। टॉर्क प्रोड्यूस वुड बी एम क्रॉस बी। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल बन गया थीटा, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट टॉर्क प्रोड्यूस वुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। यस, प्लीज टेक अ मिनट, इसको लिख लो अच्छे से। 2 मिनट लो, इसको अच्छे से लिख लो, एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस। और अच्छा, गिव मी अ थम्स अप गुरनूर रिद्धिमा अगर समझ आ गया तो। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी which was tricky, and I hope it's clear. Okay, so हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग लूप को रख दें जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is at an angle of theta degree to the magnetic field, then the torque that acts on this magnetic dipole moment is m cross b। क्या कुछ याद आ रहा है तुमको? क्या कुछ याद आ रहा है कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल
को रख दिया जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज P क्रॉस E। सेम ही चीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रख दिया, एंगल अगर उसमें थीटा है, देन द फोर्स एक्टिंग विल बी P क्रॉस E। मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी M क्रॉस B। Okay, this is electric field, magnetic field. Electric dipole moment, magnetic dipole moment. Okay. फिर उसके बाद तुमसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये जो टॉर्क लगेगा, तुम्हें पूछा जाता है कि मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, उस करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, उस पे जो टॉर्क लगेगा, बताओ ये टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो ये टॉर्क मिनिमम कब होगा, हमको पता चल गया कि ये जो टॉर्क एक्ट करेगा, दिस टॉर्क इज M क्रॉस B। नाउ M क्रॉस B इज व्हाट, MB sin थीटा। ये टॉर्क मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू कम से कम हो जाएगी। साइन थीटा कम से कम कब होता है, 0, when this theta is 0 degree. So we will get minimum torque when theta is equal to 0 degree. इसकी एग्जांपल तो हम ऑलरेडी कर रखे हैं ना। ये था मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा, इसके अंदर अगर तुमने कुछ ऐसे रख दिया सीधा सीधा ही, बिल्कुल नहीं घुमाया उसको लूप को, ठीक है, लूप को बिल्कुल सीधा रख दिया, अब तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द पेपर, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, सो टॉर्क एक्टिंग इज 0। ठीक है, इस पे फोर्स कब लगनी स्टार्ट होगी, जब तुम इसका थीटा चेंज कर दोगे। थोड़ा सा पेपर को तुमने घुमा दिया, जब तुमने थोड़ा सा पेपर को ऐसे घुमा दिया, इस पे फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगी, टॉर्क विल बी मैक्सिमम when sin theta is maximum। when is sin theta maximum, when theta is equal to 90 degree। मतलब कि जब तुमने इस पेपर को बिल्कुल ही ऐसे कर दिया, अगर तुमने इस पेपर को बिल्कुल ऐसे कर दिया तो तुम सोच के देखो टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा। टॉर्क यही था ना, अभी तो टॉर्क बिल्कुल नहीं लगना, 0 लग रहा है टॉर्क, ठीक है, क्योंकि पेपर बिल्कुल नहीं घूमा। अगर मैंने इसको ऐसे करके अब घुमाया, अब टॉर्क लग के ये सीधी होगी। अगर बिल्कुल ही ऐसे करके अब मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां से लेफ्ट, यहां से राइट, अब तो बहुत ज्यादा टॉर्क लग रहा है ना इस पे, बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं दोनों फोर्सेस, राइट। So basically, the torque will be maximum when your theta is equal to 90 degree, and your torque is minimum when your theta is equal to 0 degrees. All right, all good everyone. समझ में आया? थोड़ा सा इमेजिन करने वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो तुमको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि किस तरीके से लूप घूम रहा है, कैसे पेज घूम रहा है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, थीटा एंगल पे घूम रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फिर उस पे टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया ना, मान लो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ सीधा सीधा, अब ये लाइन ऑफ एक्शन मेरा सेम है तो टॉर्क नहीं लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब देखो अगर मैं इसको अब खींच रहा हूं, सो लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया ना, अब इस पे टॉर्क लगेगा और ये वापस आ जाएगा। या फिर ऐसे किया होता तो दोबारा से फिर टॉर्क लग के वापस आ जाएगा। सो टॉर्क विल एक्ट when the line of action is changed. All right, so boys and girls, this was all in today's class. और कल perhaps हमारी not last but perhaps second last class of this chapter, and tomorrow is Thursday,
and day after tomorrow is Friday. Day after tomorrow we would be finishing this chapter. फिर उसके बाद Saturday को we can have a break, and Sunday को we can do a test, right? And from Monday onwards, I'll repeat once again, from Monday onwards your class will be physical in the institute. That's going to be in the morning 11:30 a.m. All right, chalo ji, this was all for today. Any questions, anyone? Ridhima, Gurnur? No sir. Okay, I'll send you the recording. Please make notes of this. फिर हम मिलेंगे कल 7:30 बजे. Bye bye.